नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी बढ़िया होंगे। सबसे पहले सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई हो। तो दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बोला था किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है आप हमें जीमेल पे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जीमेल दे रखी है, तो काफ़ी लोगों ने हमें वो मेल की है। तो आज मैं संडे के डे उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। 4 से 5 क्वेश्चन मैंने चूज़ किया जिसके साथ मैक्सिमम व्यूवर्स के डाउट क्लियर हों। तो दोस्तों, सबसे पहले रविंद्र कुमार जी का हमें मेल आ रखी है। तो इन्होंने हमें पूछा है कि इनको डाउट है भेल और आईआरएफसी में। इन्होंने बोला कि आईआरएफसी के नंबर बहुत बढ़िया है, आईआरएफसी के ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रही है, जबकि बेल में ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आईआरएफसी क्यों नहीं भाग रहा, बेल इतना भाग रहा है। और इन्होंने ये भी बात बोली है कि एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि बेल पुराना है स्टॉक मार्केट में, आईआरएफसी नया है। क्या यही कारण है? तो मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपको पता है जो बेल है इसके भागने का वन एंड ओनली रीज़न है कि इसकी प्राइवेटेशन की बातें चल रही है। आपने काफ़ी टीवी चैनल्स पे भी सुना होगा और काफ़ी न्यूज़ें निकल के आ रही है कि इनका जो लैंड बैंक है बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसकी, जिसके चलते हुए जब भी इसकी प्राइवेटेशन होगी तो काफ़ी वैल्यू निकल के आएगी शेयर की। और ये न्यूज़ को सुनते ही बहुत से रिटेल इन्वेस्टर ने इसमें पोजीशन बना के रखी हुई है, और जैसे थोड़ा सा नीचे जाता है बहुत से लोग इसको बाय करने की कोशिश करते हैं। बेल की तो तेजी आने का यही कारण है, और तो मुझे कोई इसमें दिखाई नहीं दे रही कि कोई पॉजिटिविटी वाली बात है, क्योंकि आपको पता ही है कि इनका बिजनेस उतना बढ़िया फिलहाल के लिए तो नहीं है। बाकी गाइस देखिए, आईआरएफसी का मैं आपको 100% बोल सकता हूँ, आईआरएफसी तो एक अंडररेटेड शेयर है ही है शेयर मार्केट में। वो क्यों है, उसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ। 26 रुपये के ऊपर इसका आईपीओ आया था। जब आईपीओ आया था आपको पता उस टाइम कोविड की सिचुएशन भी थी, और उसके बाद से आई थिंक 40-50 आईपीओ और भी आए हैं। सभी के सभी डबल ट्रिपल हो चुके हैं, 1.5 गुना 2 गुना रिटर्न दे चुके हैं। जस्ट यही एक शेयर है जो आईपीओ से नीचे में रहा है। लॉजिक क्या है देखिए, जब इसका आईपीओ आया था उस टाइम 2 टाइम सब्सक्रिप्शन हुई थी आई थिंक आईपीओ की। और हुआ क्या, आईपीओ की 2 टाइम सब्सक्रिप्शन होने के बाद जिनको नहीं मिला, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब ये ओपन हुआ ना, ज़्यादा प्रीमियम पे ओपन ही हुआ था, 10-15 पैसे ओपन हुआ था, ऊपर ओपन हुआ था, तो सभी ने क्या किया, दूसरे दिन इसको बाय किया। और उसके बाद आई थिंक दूसरे से तीसरे ट्रेडिंग सेशन में ये आईआरएफसी नीचे चला गया था, लोगों ने और बाय किया। और जिन्होंने भी ये बाय किया सभी के सभी रिटेल इन्वेस्टर ने। फिर उस टाइम आपको एक ये भी बात पता है कि जब पिछले साल कोविड था, एसबीआई जैसे शेयर 150 से 450 हो गया है, ठीक है। और ऐसे शेयर भी हैं जैसे टाटा मोटर जैसे शेयर हैं 67 से 357 के हाई टच करके हैं। इवन मैंने खुद ये लोएस्ट लेवल पे ये दोनों शेयर भी खरीदे थे। तो अब सभी को क्या लगता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को, आपको ये भी बात पता है कि पिछले साल सबसे ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुले हैं, बहुत नए रिटेल इन्वेस्टर आए हैं शेयर मार्केट में। तो उन्होंने देखा हुआ है कि एक साल में 3-3 गुना पैसा होता है शेयर मार्केट में, ठीक है। उन्होंने एसबीआई में 3 गुना पैसा होता हुआ देखा है, उन्होंने टाटा मोटर में 6 गुना पैसा होता हुआ देखा है, जिसके चलते हुए अब उनको लगता है कि शेयर मार्केट में इतने गुना ही पैसा होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, 26 के ऊपर आईपीओ लिया था, पैनिक में आते हैं, ये तो भाग नहीं रहा है आईआरएफसी। जब आईपीओ लिया था, जब बाय किया था, 10 दिन देखते हैं बेच देते हैं, 26 के पास जाता है। जिन्होंने 24 पे लिया था 26 के पास जाता है, बेच देते हैं। जिन्होंने 26 पे लिया था, कॉस्ट पूरी होती है, बेच देते हैं। यही एक रीज़न है, रिटेल इन्वेस्टर खुद व खुद इसमें सेलिंग प्रेशर लेके आते हैं, और तो इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं। बढ़िया स्टॉक है, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। स्लो मूविंग स्टॉक होते हैं पीएसयू स्टॉक, ठीक है। डाउट वाली तो इसकी कोई बात ही नहीं कि हाँ इनका बिजनेस बढ़िया नहीं है या ऐसा कुछ है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, कोई बिजनेस में इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, फ्यूचर में ग्रोथ ही करेगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, आप डे 1 से मेरी आईआरएफसी की वीडियोस देख लेना। आपको जो मैंने चीज़ें बोली थी कि हाँ, बहुत से लोगों ने आपको बोला होगा कि कोविड के टाइम आईआरएफसी है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई कोविड का इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ना ही नहीं है, ठीक है। जो इनका बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर इंपैक्ट क्यों पड़ेगा। तो देखिए, जो ओनली रीज़न है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, वो यही है कि सभी के माइंड ना अब चेंज हो चुके हैं। अब जो नया रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने अपना पैसा 2-2 गुना होता हुआ देखा है, कोविड के टाइम उन्होंने लिया था। अब उनको लगता है कि भाई आईआरएफसी 2 गुना नहीं कर रहा, वो सेलिंग लगा देते हैं। अब मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नए रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो एक्चुअल में शेयर मार्केट है वो यही है, वो एक साल में 12% रिटर्न दे दे उसको बहुत बढ़िया माना जाता है। अब आप अगर हम ये बात समझ के चलें कि शायद अगले साल फिर से डबल पैसा हो जाएगा, जैसे एल्काइल माइंस ने 8 से 12 गुना पैसा कर दिया पिछले 1.5 साल में, तो अगले फिर से वो कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अब निफ्टी 16,000 से 32,000 नहीं जाने वाली अगले साल में, 8,000 से 16,000 इसलिए चलेगी क्योंकि 12,000 से वो नीचे गई हुई थी निफ्टी, इसलिए 8,000 से 16,000 हुई है, और बाकी सारे शेयर भागे हैं। तो हमें माइंड सेट यही रख के चलना चाहिए कि जो शेयर मार्केट है, अगर यहाँ पे 12 से 15% रिटर्न भी मिल रही है ना, तो हमें सही है, ठीक है। क्योंकि बैंक में हमें 6-7% रिटर्न मिलती है, और पीएसयू स्टॉक है जो जैसे आप आईआरएफसी है, इनका एक और बेनिफिट हो जाता है कि आपका पैसा एक तरीके से सेफ रहता है, रिस्क बहुत कम होती है।
तो ये बात है, जो IRFC नहीं भाग रहा है, लोगों को पैनिक हो जाता है कि हाँ भाई बाकी शेयर तो इतना पैसा कमा के दे रहे हैं, हमारे वाला IRFC भाग नहीं रहा। तो ये चीज़ जब तक हम माइंड से नहीं निकालेंगे ना, तब तक फिर ऐसे हम इसको सेल ही करते रहेंगे। मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की थी, इसको लेकर रखा है, जिन्होंने भी लेके रखा है, ठीक है, मैं इनका थैंकफुल हूँ रविंद्र कुमार जी का। इन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है जिससे बहुत से लोगों के डाउट क्लियर होंगे। मैं सभी को यही बात बोलना चाहता हूँ, अगर लेके रखा है इसको रख के छोड़िए, 3-4 साल दीजिए इसको। आपने बजाज फाइनेंस देखा होगा, उसका इनिशियल आप फेस में चार्ट देखोगे ना 3-4 साल में, तो वो भी ऐसे ही घूम रहा था। अब किसी ने सोचा होगा, जिसने पहले 3-4 साल में उसको रखा होगा, उसने बोला होगा भाई क्या शेयर ले लिया, ये तो वहीं पे घूम रहा है। अब देखिए उसने कितने गुना पैसा कर दिया, सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया उसने बजाज फाइनेंस ने पिछले 10-12 साल में, 15 साल में। तो ऐसे होता है, शेयर जब भागता है उसके लिए तो उसको 1-2 साल में इतनी रिटर्न दे देता है कि आपके पिछले 4-5 साल की कमी पूरी हो जाती है। तो ये बात है, जो ये नहीं भाग रहा, लोगों का खुद का ही पैनिक है, लोगों का खुद का ही सेलिंग प्रेशर है, जिसके चलते हुए ये नीचे आ जाता है, फिर से ऊपर जाता है। बाकी कंपनी में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी मुझे तो लगती नहीं है प्रॉब्लम। अगर हाँ, ये जरूर बात है कि इस शेयर्स में लिक्विडिटी ज़्यादा है, ज़्यादा शेयर होने के कारण मार्केट फ्लोट ज़्यादा है शेयर का, जिसके चलते हुए लोग इसको सेल कर देते हैं, बहुत सारे सस्ते पे है वैल्यू। अगर यही शेयर तो महंगे पे होता, 300-400 के ऊपर होता, जैसे IRCTC को आप देख सकते हैं, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट स्प्लिट करने की कोशिश करती, स्प्लिट करती तो इसका फिर से वो आगे भागता। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती। तो आपको मैं कुल मिला के यही बात बोलना चाहता हूँ कि IRFC को आपको बेचना नहीं चाहिए, इसके बारे में डाउट रखना ही नहीं चाहिए। अगर बेल और IRFC में से फंडामेंटली कोई स्टॉक अच्छा देखना हो ना, तो ऑब्वियसली IRFC को ही हम बोल सकते हैं फिलहाल के लिए, जैसे फिनेंशियल्स हैं। तो नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन आया है, ये सुमित सरकार जी का आया है। इन्होंने पोर्टफोलियो के बारे में पूछा कि क्या करना चाहिए, इनका पोर्टफोलियो कैसा है। तो फिलहाल मुझे इनके पोर्टफोलियो को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि जो इन्होंने शेयर फिलहाल के लिए रखे हैं सही है। बट हाँ, अगर इन्होंने फर्दर और शेयर खरीदने हैं तो मैं यहाँ पे इनको ये बात बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पे निफ्टी 50 के कुछ शेयर चूज़ कर सकते हो, जैसे दिग्गज स्टॉक उठा सकते हो यहाँ पे IRCTC वगैरह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ इनमें से बेच के खरीद लीजिए। जो आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है तो निफ्टी 50 के कुछ IT स्टॉक उठाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमेशा सही रहता है। तो मुझे यहाँ पे IT सेक्टर का मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक आधा स्टॉक इनको रखना चाहिए, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, TCS वगैरह। और साथ ही साथ में बाकी 1-2 और भी स्टॉक अगर इन्होंने फर्दर इन्वेस्टमेंट कोई करनी है तो आइशर मोटर जैसे स्टॉक भी कोई 1-2 ये उठा सकते हैं निफ्टी 50 में से, जो इनकी फर्दर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो तो निफ्टी 50 के स्टॉक को ये उठा सकते हैं। और फार्मा स्टॉक भी इनके पास मुझे लग रहा है पोर्टफोलियो में नहीं है, तो इनको वो भी लेने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमें रचित मनचंदा जी का। इन्होंने बोला कि 2.5 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, अभी करंटली ये लॉस में है, तो कैसा होना चाहिए। तो देखिए, मैं इनको प्रॉमिस करता हूँ मेरी एक वीडियो आएगी आने वाले 1 आधे दिन में, जिसमें मैं आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख इन सभी के लिए पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर लेके चलने चाहिए, डिविडेंड भी आए, लॉन्ग टर्म आपको यील्ड भी बढ़िया निकल गया डिविडेंड की, और साथ ही साथ में स्टॉक के प्राइस में भी अप्रिसिएशन देखने को मिले, तो मैं उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। तो नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन आ रखा है वो आया है शिवम पटवा जी का। इन्होंने काफ़ी सारे स्टॉक मुझे दिखाए हैं। तो देखिए, मैंने इनके सारे स्टॉक तो देख लिए थे, नियर अराउंड इन्होंने 34 शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ। तो मैं इनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अभी निफ्टी ऑटो के शेयर कुछ उठा सकते हैं, आइशर मोटर वगैरह, टाटा मोटर वगैरह, ठीक है। बाकी अगर इन्होंने फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है, बाकी जो इनके पास शेयर है, इन्होंने बढ़िया सभी सेक्टर को कवर करने की कोशिश की है। तो ऑटो सेक्टर में से टाटा मोटर, आइशर मोटर जैसे स्टॉक, जैसे मारुति वगैरह को, हीरो मोटोकॉर्प को देख सकते हैं। और गाइस देखिए, हीरो मोटोकॉर्प के लिए मैं और आइशर मोटर के लिए, आइशर मोटर तो आपको स्विंग ट्रेड के लिए सही रहेगा, और जो हीरो मोटोकॉर्प है वो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी पैसा बना के दे सकता है। वो मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ, आगे भी मैं उसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो मैं शिवम पटवा जी को यही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है तो नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए ऑटो सेक्टर में से कुछ अच्छे स्टॉक आपको पिक करने चाहिए। बाकी जो फिलहाल आपके पास है वो सारे के सारे सही है। मुझे लग रहा है कि आपने जो प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्टमेंट की हुई है सही तरीके से की है, 34 शेयर होल्ड करके रखे हैं, बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया, और इनका पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव में है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है अर्शदीप सिंह जी का। इन्होंने बोला कि हमने माइनर का एक अकाउंट ओपन करवाना है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है, बट मैं इनको यही बात बोलूँगा कि ऑपरेट तो आप ही करोगे, तो आप अपने ही अकाउंट में
उस चीज़ को कर सकते हो। और बाकी मैं इनको बात बोलना चाहता हूँ, जो इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है इसमें इनको निफ्टी 50 के स्टॉक देखने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनके जो पोर्टफोलियो में मुझे स्टॉक देखे थे, मैंने 11 स्टॉक थे इनके पास, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे। तो इनके पास येस बैंक, रिलायंस इंफ्रा, फ्यूचर रिटेल, सिंटेक प्लास्टिक और बर्गर किंग, रिलायंस पावर, विप्रो। तो मैं इनको यही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट कोई करनी है तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करिए। अब जो भी आपका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो, जैसे आपने बोला है कि हाँ माइनर आपका बेटा, उसके नाम पे आपने डीमेट अकाउंट ओपन करके उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वहाँ पे आप कंपलसरी आपने जरूर यही करना है कि आपने निफ्टी 50 के स्टॉक ही उठाने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर ऐसे स्टॉक उठाने हैं जो लार्ज कैप हो, बढ़िया हो। अब जैसे देखिए आपने जो यहाँ पे जो मैंने ये स्टॉक देखे यहाँ पे येस बैंक देखे, येस बैंक में अभी इसका तो यही है कि जहाँ तो ये बढ़िया न्यूज़ आके कोई इन फ्यूचर 4-5 साल में 120-25 का हो जाए तो बेनिफिट हो जाएगा। और रिलायंस इंफ्रा है और फ्यूचर रिटेल है, तो ये सारे के सारे स्टॉक कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनके ऊपर हमने दाव खेला है। तो आपको थोड़ा सा अब नेक्स्ट जो आपने ऐड करने हैं इनको अवॉइड करके चलना है। आपने निफ्टी 50 के या थोड़े से दिग्गज सेक्टर में जैसे दिग्गज होते हैं उनको चूज़ करने की कोशिश करनी है आपने। देखिए विप्रो ले रखा है, ये आप जितना भी लॉन्ग टर्म लेके चलोगे आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। आपने टाटा मोटर ले रखा है, ये भी सही है। IRFC ले रखा है, ये भी सही है। बर्गर किंग ले रखा है, ठीक है। बाकी जैसे आपने रिलायंस पावर और बाकी ये वाले स्टॉक ले रखे हैं, अब चलो ले लिए, इतने तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनमें नहीं कर रखी है। बट इनमें ये होता है कि आपने दाव खेला होता है, तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट छोटे स्टॉक्स में जैसे पेनी स्टॉक है इनमें नहीं करनी है। थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म चल रहा है, अपने बच्चों के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो निफ्टी 50 के दिग्गज स्टॉक सेक्टर लीडर ही लेके चलिए, तभी बेनिफिट होएगा। क्योंकि आपकी कैपिटल हमेशा सेफ ही रहती है, क्योंकि कैपिटल सेफ रहेगी तभी प्रॉफिट कमा पाओगे। अगर हमने स्टॉक ही ऐसे ले लिए जिसमें हमारी कैपिटल सेफ ना लगे तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो आपने क्या करना है, मैं इनको बात बोलना चाहता हूँ, अर्शदीप सिंह जी को बोलना चाहता हूँ कि आपने फर्दर जो इन्वेस्टमेंट करनी है आपने धीरे धीरे निफ्टी 50 के स्टॉक उठाने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने पहले भी बोला है अपना कि आपने निफ्टी में जैसे आइशर मोटर वगैरह और सस्ता मिल रहा है फ़िलहाल के लिए, और आपने IT सेक्टर के, फार्मा सेक्टर के निफ्टी में से लीडर स्टॉक उठाने की कोशिश करनी है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो ज़्यादा लेंथी ना लगी हो, तो वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ। अगर आपने फर्दर कोई क्वेरीज पूछनी है आप हमें Gmail पे मेल भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।